कुछ साल पहले मैं ओहायो के एक स्कूल जिले में स्कूल बस ड्राइवर के तौर पर काम करता था। यह काफी कठिन काम है। सुबह जल्दी उठना, उनींदे किशोरों को स्कूल ले जाना और उन्हें हर दिन एक ही रास्ते पर वापस घर ले जाना। इसलिए जब मुझे एक अलग रूट के साथ एक अलग बस सौंपी गई तो मुझे थोड़ी राहत मिली। पिछले ड्राइवर को स्ट्रोक या दिल से जुड़ी कुछ समस्या हुई थी। मुझे विवरणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। खैर, मुझे उनके स्कूल के बाद के रूट को कवर करने के लिए सौंपा गया था। कुछ बसें थीं जो स्कूल के बाद की गतिविधियों वाले छात्रों को कुछ घंटों बाद घर ले जाती थीं। मैंने पहले कभी देर से चलने वाली बस नहीं चलाई थी, लेकिन मैं चुनौती के लिए तैयार था। देर से काम करने वाले मेरे पहले कुछ दिनों में मैंने पहली चीज यह देखी कि सर्दियों की दोपहर में कितना अंधेरा हो जाता है। स्कूल के बाद अंधेरे में घूमना थोड़ा अजीब था, लेकिन मैं जल्दी ही इसकी आदत हो गया। दूसरी चीज जो मैंने देखी वह थी कि मेरी देर से चलने वाली बस में कितने कम बच्चे चढ़ते थे। मुझे जल्द ही पता चला कि छात्रों की कम संख्या इसलिए थी क्योंकि मेरा रास्ता स्कूल जिले के कम आबादी वाले इलाकों को कवर करता था। यह मेरे लिए ठीक था, कम बच्चे, कम शोर। लेकिन अधिक ग्रामीण इलाकों से गुजरने से मुझे घबराहट होती थी। मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि कोई हिरण या कोई अन्य जीव खेतों से बाहर निकलकर पहियों के नीचे कुचल जाएगा या विंडशील्ड से होकर उड़ जाएगा। एक देर दोपहर देर से पाली शुरू करने के लगभग एक सप्ताह बाद विशेष रूप से धीमी थी। बारिश का दिन था, इसलिए बहुत सारे खेल अभ्यास रद्द कर दिए गए थे। हेडलाइट्स ने कोहरे में भयानक घूमने वाले आकारों को दिखाया। मैंने गर्मी बनाए रखने के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे और नतीजतन खिड़कियों पर घना धुआं छा गया था। मैं बस वहीं बैठा हुआ था, अपनी घड़ी देख रहा था और रेडियो सुन रहा था। तभी मैंने अपनी आंख के कोने से दरवाजे पर एक साया देखा। मैं जल्दी से लीवर के पास पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। वहां एक छोटा लड़का खड़ा था जो एक ऐसा बैकपैक ले जा रहा था जो उसके आधे आकार का लग रहा था। अगर मैंने उसे अलग परिस्थिति में देखा होता तो मुझे लगता है कि वह मिडिल स्कूल में है। वह अपने सिर को नीचे झुकाकर कुबड़ा हुआ लग रहा था। कौन सा स्टॉप? मैंने पूछा। लड़का चुप रहा और उसने अपना पैर उठा लिया। धीरे धीरे वह सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हुआ, जिसकी आवाज उसके आकार के लड़के से आने के लिए बहुत भारी लग रही थी। कौन सा स्टॉप? मैंने फिर पूछा, यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके पास कोई हेडफोन है। वह नहीं था। लड़का घुमा और गलियारे के नीचे चलना शुरू हुआ, बस के पीछे के पास एक सीट ले रहा। मैं अपना आपा खोने लगा। देखो बच्चा, मैंने बड़े रियर व्यू मिरर में देखा और जम गया। बस खाली थी। मैं घूम गया और वह वहीं था, लेकिन अब वह मुझे देख रहा था। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें बेजान थीं, लेकिन वे मुझे घूर रही थीं। मैं बिना एक शब्द कहे सामने की ओर मुड़ा। मैंने खुद को फिर से शीशे में देखने के लिए मजबूर किया। कुछ नहीं। उन्हें यह देखने के लिए देखा कि क्या वे उस लड़के को बिना किसी प्रतिबिंब के स्वीकार करते हैं, लेकिन वे अपनी गपशप में इतने लिपटे हुए थे कि ध्यान नहीं दिया। हर स्टॉप के साथ मैंने अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर बस के पिछले हिस्से को अपनी परिधीय दृष्टि से देखा। मैं सीधे वहां पीछे देखने से इनकार कर दिया। हर बार जब मैंने एक झलक ली तो मैंने उसकी पीली त्वचा को देखा। हर बार मैंने अपना ध्यान वापस सड़क पर लगा लिया। मैंने आखिरी बच्चे को उतारा और वहीं खड़ा रहा, अनिश्चित था कि क्या करूं। जो कुछ भी वापस था उसने मुझे यह नहीं बताया कि वह किस स्टॉप पर है, इसलिए मैंने बस स्टेशन वापस जाने का फैसला किया। मैंने बस को अंदर खींचा और इंजन बंद कर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए मैं धीरे से घूमा। बस खाली थी। राहत या घबराहट महसूस करना अनिश्चित होकर मैंने पुकारा, कोई और है? खामोशी। मैं अपनी रूटीन चेक को छोड़ने ही वाला था जब मैंने देखा कि लड़का जहां बैठा था उसके बगल की खिड़की खुली हुई है। धीरे धीरे मैं गलियारे से नीचे गया और खिड़की बंद कर दी। मैंने धुएं से सने कांच के शीशे पर पड़े फटे उंगलियों के निशानों को नजरअंदाज कर दिया और भाग गया। अगले एक हफ्ते तक वह लड़का चुपचाप देर से चलने वाली बस में चढ़ता, अपने विशाल किताब के थैले के साथ बस के पीछे की ओर जाता और आखिरी बच्चे के उतरते ही गायब हो जाता। मैं उसे चुपचाप नजरअंदाज कर देता और मैं बस से निकलने वाले प्रत्येक छात्र की सावधानीपूर्वक जांच करता। उसने कभी बस नहीं छोड़ी। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वे सभी सोचते थे कि मैं पागल हूं
और सबसे अधिक संभावना है कि मैंने अपनी नौकरी खो दी होगी। वह दिन था जब मैंने नौकरी छोड़ी थी। यह एक और धीमा और बरसात का दिन था। कुछ ही बच्चे बस में चढ़े, उनके चेहरे उनके आईपॉड और सेल फोन की स्क्रीन से रोशन थे। मैं बाहर की खिड़की से बाहर घूर रहा था, खाली दिमाग से घूर रहा था, जब मैंने अचानक अपना सिर दाईं ओर घुमा लिया। वह वहां था, केवल इस बार वह हमेशा की तरह झुका हुआ नहीं था। वह मुझे उन्हीं मृत आंखों से घूर रहा था। मैंने जल्दी से नीचे डैशबोर्ड की ओर देखा, उसे न देखने का नाटक किया। क्लॉम्प एक पैर बस की सीढ़ियों पर, क्लॉम्प दूसरा, क्लॉम्प तीसरा। वह कुछ सेकंड के लिए मेरे ठीक बगल में खड़ा रहा। मैं उसकी नजरें मुझ पर महसूस कर सकता था। घबराकर मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ क्लिक और स्टैटिक स्क्रैच की एक श्रृंखला सुनी। मैंने उसे मुड़कर गलियारे के नीचे जाते हुए देखा। मैंने सुना है कि मेरे पीछे कोई भारी चीज बैठ गई। हे भगवान, वह मेरे ठीक पीछे है, वह मेरे ठीक पीछे है। मैं घबरा गया। मैंने शीशे में देखा। बेशक कोई प्रतिबिंब नहीं था, लेकिन मैं उसे अपने पीछे सीट पर सुन सकता था। उसकी सांस धीमी और लगभग भरी हुई लग रही थी। मैंने प्रार्थना शुरू ही की थी कि मेरे सामने की बसें जीवन में आ गईं और बस स्टॉप से बाहर निकलने लगीं। मैंने इंजन चालू किया और उसके बाद सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की। आखिरी बच्चा सीढ़ियों से उतरा और अपने घर की सुरक्षा की ओर चला गया। मैंने दरवाजे बंद कर दिए और बस स्टॉप की ओर वापस जाने का फैसला किया। श्वास पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रहा था और जब और बच्चे बस में चढ़ने लगे तो मैं लगभग अपनी सीट से कूद पड़ा। उन्होंने अपने ठिकानों को बताया और अपना सामान्य हाई स्कूल का बकबक जारी रखा। मैंने उन्हें शीशे में बस के बीच में अपनी सीट लेते हुए देखा। मैंने यह सोचने की कोशिश की कि जो कुछ भी मेरे पीछे था वह मेरी गर्दन के पीछे और भी करीब झुक रहा था। मैंने एक योजना बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि मैं विचलित रूप से कुछ स्टॉप संकेतों से चूक गया। बस खड़ी करो और यहां से भाग जाओ, अपनी कार में जाओ और बस जाओ। मैंने थोड़ा बहुत तेजी से पार्किंग में खींच लिया और इंजन बंद कर दिया। मैं अभी भी सांस सुन सकता था। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोल दी, लेकिन उठने से पहले मैंने एक क्लिक सुना, फिर दूसरा और एक और। मैं खड़ा हुआ और नीचे गलियारे को देखा। लड़का कहीं नहीं दिख रहा था। धमाका! अचानक बस की सभी खिड़कियां एक ही समय में नीचे खिसक गईं। ठंडी, नम हवा बस के अंदर घुसी। उस समय मैं दरवाजे की ओर दौड़ा और बिना ताला लगाए ही बाहर निकल भागा। जब मैं अपनी कार की तरफ दौड़ रहा था तो मैंने एक धीमी सी आवाज सुनी। मैं अपनी जिंदगी में आपको नहीं बता सकता कि मैंने पीछे क्यों देखा, लेकिन मैंने देखा। दर्जनों छोटे हाथ बस की खिड़कियों पर तेज धमाके मार रहे थे। उनके छोटे हथेलियों के कांच के खिलाफ तड़कने की आवाज गगनभेदी थी। वे खुली खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे एक दूसरे के ऊपर पंजा मार रहे हों। बहुत डर कर चीखने के लिए मैं अपनी कार की तरफ भागा और अपनी जिंदगी में जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता था उससे भी तेज चलाया। मैंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया। आज तक मैं खुद को पास से गुजरने वाली बसों की खिड़कियों में देखने के लिए नहीं ला सकता। हाल ही में मुझे आश्चर्य होने लगा है कि क्या मुझसे पहले वाले ड्राइवर ने भी वही चीजें देखी थीं जो मैंने देखी थीं। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर मैं थोड़ा और रुक जाता तो क्या मुझे भी ऐसा ही भाग्य भुगतना पड़ता। रविवार रात की बात है। मैं अपने बॉयफ्रेंड आरोन से मिलने वॉशिंगटन डीसी गई थी। वापसी में रात 11:43 बजे ट्रेन न्यूयॉर्क के लिए ले रही थी। अचानक एबरडीन स्टेशन पर ट्रेन रुकी। वहीं मुझे वह दिखाई दिया। एक आदमी प्लेटफॉर्म पर बाहर खड़ा था। वह स्टेशन के छज्जे की छाया में ट्रेन की पीठ करके खड़ा था, लंबा और मजबूत। जुलाई की उमस भरी गर्मी के बावजूद उसने लंबा कोट और टोपी पहन रखी थी। वो बिल्कुल अचल खड़ा था, जल्दी में उतर रहे यात्रियों के बीच बिल्कुल अलग दिख रहा था। अजीब बात थी। मैं कई बार आरोन के यहां से इसी ट्रेन में वापस आई थी, लेकिन इतनी देर रात शायद ही कभी किसी को चढ़ते देखा था, खासकर एबरडीन जैसे छोटे स्टेशन पर। जब दरवाजे खुले तो मैंने उसे अंदर आने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। वह घूमा भी नहीं। अगर चढ़ना नहीं है तो वो वहां क्या कर रहा था? शायद किसी और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। एक खटकाने की आवाज के साथ ट्रेन फिर से चलने लगी।
मैंने कंधे उचकाए और अपने जर्नी गानों की आवाज तेज कर दी। तेज होने के साथ ही खिड़कियों पर रोशनी चमकने लगी। दूर में एक शहर की टिमटिमाती रोशनी, एक हाईवे जिस पर हेडलाइट्स की जोड़ी गुजर रही थी, एक विशाल एंटेना जिसके ऊपर लाल बत्ती चमक रही थी। जमीन का भूरा और काला रंग धुंधला होकर एक धब्बे में बदल गया जो बैंगनी आकाश में मिल गया। मेरी आंखें बंद हो गईं। अब विलमिंगटन डेलावेयर पहुंच रहे हैं। ऊपर वाले स्पीकर से कंडक्टर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं उठी, अपने ईयरबड्स निकाले और चारों ओर देखा। अब ट्रेन की गाड़ी खाली थी। पीछे बैठी 2 लड़कियां भी गायब हो चुकी थीं। जम्हाई लेते हुए मैं खिड़की की तरफ मुड़ी। मेरा खून जम गया। वो ट्रेंच कोट वाला आदमी फिर से प्लेटफॉर्म पर खड़ा, ट्रेन से कुछ ही फीट की दूरी पर। मैंने आर्मरेस्ट पकड़ लिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। नहीं, ये तो हो नहीं सकता। आम ट्रेन कार से ज्यादा तेज चलती है। वह इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच सकता था? और क्यों? वह अगले स्टॉप पर क्यों खड़ा होगा जब वह चढ़ा ही नहीं था? हुश! दरवाजे खुल गए। मैं उसे घूर रही थी, चेहरा खिड़की से चिपका हुआ, किसी हरकत को देखने के लिए। लेकिन वह हिला नहीं। वह बस वहीं खड़ा रहा, छाया में, ट्रेन की पीठ करके। लेकिन वह पिछली बार से ज्यादा करीब था। मैं उसकी गर्दन के पीछे का हिस्सा और उसकी टोपी के नीचे से निकलते काले बालों की छाया देख सकती थी। उसके काले जूते रोशनी में चमक रहे थे। कट! मैं चौंक गई। लेकिन यह सिर्फ दरवाजों की खटखटाहट थी। ट्रेन मेरे नीचे गड़गड़ाहट करने लगी और फिर हम दूर जा रहे थे। वह आदमी और स्टेशन खुले खेतों से बदल गए। मैंने अपना फोन निकाला। मैंने अभी 2 अलग अलग ट्रेन स्टॉप पर एक ही आदमी को देखा, एबरडीन और विलमिंगटन। मैंने लिखा। मैंने अपनी उंगलियां तेजी से हिलाईं। ये बहुत अजीब है। 3 बिंदु दिखाई दिए। फिर आरोन ने जवाब दिया। क्या? वही आदमी दोनों जगह? जैसे वो ट्रेन के साथ ही गाड़ी चला रहा था? हां। मैंने यह सोचते हुए चाबियों को दबाना बंद कर दिया कि क्या उसे यह भी बताना चाहिए कि वह कितना अजीब था। ट्रेंच कोट, टोपी, हमेशा पीठ किए हुए। शायद कोई सनकी ही होगा। मैंने इसके बजाय टाइप किया और भेज दिया। जब तुम न्यूयॉर्क पहुंचो तब बेक्का को तुमसे मिलने आना चाहिए। आरोन ने वापस टेक्स्ट किया। और जब तुम सुरक्षित वापस घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करो, ठीक है? उस बार मैं सो नहीं पाई। जब तक हम फिलाडेल्फिया नहीं पहुंचे तब तक मैं पूरी तरह से जागी रही। जैसे ही हम स्टेशन में घुसे, मैंने अंधेरे में टिमटिमाते कई स्ट्रीट लैंप देखे तो मुझे राहत की लहर मिली। सभ्यता, भीड़, शहरों को देखने में ऐसा क्या है जो हमारे डर को कम कर देता है? यह ऐसा है जैसे हम यह मानने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं कि अन्य लोगों की नज़रों में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, या यह कि शहर की रोशनी की मात्र उपस्थिति, भले ही आसपास कोई ना हो, बुराई को दूर भगा सकती है। फिर भी जब हम 30th स्ट्रीट स्टेशन में रुके तो ट्रेंच कोट में कोई अजीब आकृति नहीं थी। मैंने कुछ लोगों को मेरी ट्रेन के डिब्बे से पहले उतरते देखा। गुलाबी कोट में एक लंबी महिला, बुना हुआ कैप पहने एक हिपस्टर लड़का, एक अजीब दिखने वाला बिजनेसमैन। फिर ट्रेन आगे बढ़ी और हम अंधेरे में डूब गए। पूरे मामले के बारे में बेहतर महसूस करते हुए मैंने आरोन को एक और टेक्स्ट भेज दिया। अभी फिलाडेल्फिया पार किया। वो वहां नहीं था। ओह अच्छा, मैं थोड़ा चिंतित होने लगा था। जब आप अपने अपार्टमेंट में सुरक्षित हों तो मुझे कॉल करें, ठीक है? करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने अपने जैकेट को अपनी गोद से हटा लिया, इसे एक अस्थायी तकिए में रोल किया और खिड़की के सामने झुक गई। अंधेरा तेजी से गुजरा और जल्द ही मैं फिर से सो रही थी। अब कॉर्नवेल हाइट्स, पीए पहुंच रहे हैं। मैंने धुंधली आंखों से खोला। स्टेशन छोटा था, प्लेटफॉर्म से जुड़ी एक छोटी सी झोंपड़ी, अकेली रोशन संरचना के रूप में यह अंधेरे में तैरता हुआ लग रहा था, बाकी दुनिया से अलग। और वहां प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था ट्रेंच कोट वाला आदमी। मैं झटके से पीछे हटी। नहीं नहीं नहीं, मैं फुसफुसाई। यह नहीं हो सकता। वह अब ट्रेन के सामने खड़ा था, लेकिन उसका सिर खिड़की की ऊंचाई से कट गया था। मैं सिर्फ उसके काले जूते, उसके कोट के ऊपर उठते बटन ही देख सकती थी। तू कौन है? तुम इस ट्रेन का पीछा क्यों कर रहे हो? मैं वहीं बैठी रही, डर से जमी हुई। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। दरवाजे फुफकारते हुए खुल गए। इस बार वह हिला। मेरा दिल धड़कने लगा
क्योंकि वह धीरे धीरे ट्रेन के सामने की तरफ मुड़ा। चेहरा अभी भी छिपा हुआ था। फिर उसने एक कदम उठाया, एक धीमा, जानबूझकर ट्रेन के पीछे की तरफ बढ़ाया गया कदम, फिर दूसरा और दूसरा। दरवाजों से उमस भरी गर्मी आ गई। मेरी गर्दन के नीचे पसीना बहने लगा। भागो, मैंने बेताबी से सोचा। ट्रेन की तरफ भागो। कृपया हटो, कृपया कट। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन तेजी से चलने लगी। मुझ पर राहत का सागर छा गया। ठीक है, मैं ठीक हूं, मैंने अपने सिर में दोहराया, अपने तेज दिल को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन लहराई। जैसे ही उसने गति पकड़ी, अंधेरे में दौड़ती हुई, मैं ठीक हूं, मैं। क्लिक। मेरे पीछे से आने वाली एक छोटी सी आवाज। मैंने झट से घूमकर देखा। नहीं, वह अंदर था। वह गाड़ी के पिछले हिस्से में बने वेस्टिबुल में खड़ा था, मुझसे दूर। ट्रेंच कोट उसके कंधों से ढीला लटका हुआ था। मैं अपनी सीट से उछल पड़ी, पीछे गलियारे के साथ चली गई। नहीं, नहीं, नहीं। मैं घबराकर अगले डिब्बे की तरफ दौड़ी। दरवाजे खोलने के बटन को दबाया। दरवाजे तेजी से खुल गए। मैं अंदर दौड़ी, पीछे झलकती हुई। वह अब गलियारे के बीच में था, अब भी पीठ मेरी तरफ। मैं तेज दौड़ी। दरवाजे अगले ट्रेन डिब्बे में खुल गए। मदद! मैं चिल्लाई, लेकिन यह गाड़ी भी खाली थी, बिल्कुल पिछली वाली ही तरह। क्या कोई मुझे सुन सकता है? सहायता! बत्तियां झिलमिलाईं, फिर बुझ गईं। स्पीकरों पर बिजली की कड़कड़ाहट हुई। मदद! हुश! वेस्टिबुल के दरवाजे खुल गए। वह अब मेरा सामना कर रहा था। उसका चेहरा उसकी टोपी की छाया में छिपा हुआ था, लेकिन मैं एक लंबी नाक, एक टेढ़ा मुंह देख सकती थी। बेढंग अनुपात जो बिल्कुल मानवीय नहीं लगते थे। उसने धीमे भारी कदम मेरी तरफ बढ़ाए, फिर वह रुक गया। तुम क्या चाहते हो? मैं चीखी। उसका सिर बगल की तरफ झुका। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शांत, शांत हमारे बीच फैल गया। यह केवल मिनटों की तरह लगा, लेकिन यह ज्यादा समय रहा होगा, क्योंकि ट्रेन जल्द ही रुकने के लिए कराह रही थी। अब ट्रेंटन, न्यू जर्सी पहुंच रहे हैं। दरवाजे फुफकारते हुए खुल गए। मैं दौड़ी। मैं कांपती, रोती हुई प्लेटफॉर्म पर दौड़ निकली। पार्किंग स्थल पर पहुंचने पर मैंने पीछे देखा। ट्रेन में फिर से रोशनी आ गई थी और खिड़की में मैंने उसे देखा। वह गाड़ी के गलियारे में खड़ा था। फिर ट्रेन दूर चली गई और केवल सन्नाटा रह गया। मैंने दुर्घटना के बारे में अगले दिन तक नहीं सुना। ट्रेन न्यूयॉर्क पेन स्टेशन और न्यूयॉर्क के बीच पटरी से उतर गई। आग, धातु, तार का जर्जर ढेर रेलों से मुड़ा और जुड़ा हुआ। हालांकि ट्रेन खाली थी। एकमात्र हताहत कंडक्टर था और ट्रेंच कोट में कोई आदमी कभी नहीं मिला। हादसे की खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह तभी हुआ था जब वह अचानक ट्रेन में घुसा था? क्या वह किसी तरह का बुरा शगुन था, या शायद और भी कुछ? मैं पुलिस के पास गई, लेकिन मेरी कहानी अजीब थी। वे विनम्र थे, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ हफ्ते बीत गए। मैं हर रात उस आदमी के सपने देखती थी। उसका टेढ़ा मुंह, उसकी भयानक आंखें, मेरे पीछे अंधेरे गलियारे में उसका पीछा करना। मैं न्यूयॉर्क शहर में रहती थी, लेकिन अब कहीं भी अकेले जाने में डर लगता था। एक रात जब मैं अकेली अपने अपार्टमेंट में थी, तो मुझे मेलबॉक्स से एक लिफाफा मिला। कोई वापसी का पता नहीं था। अंदर एक पुरानी पीली तस्वीर थी। यह 1940 के दशक की तरह लग रहा था। एक छोटे से ट्रेन स्टेशन की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, और वहां स्टेशन के किनारे खड़ा था ट्रेंच कोट में वह आदमी। तस्वीर के पीछे धुंधले अक्षरों में लिखा था, हर यात्रा अधूरी रहती है। मेरा खून जम गया। क्या वह आदमी भूत था या कोई अलौकिक प्राणी? और वह मुझसे क्या चाहता था? मैं एक स्थानीय पुस्तकालय गई, पुरानी तस्वीरों के संग्रह को खंगाला। घंटों ढूंढने के बाद मुझे एक तस्वीर मिली जो मेल बॉक्स से मिलती जुलती थी। यह 1942 की थी। एक छोटे से शहर का स्टेशन, कॉर्नवेल हाइट्स, पीए। वही स्टेशन जहां वह आखिरी बार ट्रेन में चढ़ा था। पता चला 1943 में कॉर्नवेल हाइट्स में एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिससे सैकड़ों यात्रियों की मौत हो गई थी। हालांकि एक यात्री का शव कभी नहीं मिला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वह आदमी दुर्घटना का शिकार था जो कभी शांति नहीं पा सका? क्या वह अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए हर रात ट्रेन का पीछा कर रहा था? मैंने उस स्टेशन पर जाने का फैसला किया। शायद किसी तरह उसे शांति दिलाने का एक तरीका खोज सकती थी।
कॉर्नवेल हाइट्स एक सुनसान शहर था। पुराना स्टेशन जंग लग गया था। खिड़कियां टूट चुकी थीं। रात के अंधेरे में यह एक भुतहा हवा देता था। मैं स्टेशन के चारों ओर घूमती रही, यह सोचती रही कि क्या करना है। अचानक हवा में एक ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं पीछे मुड़ी। वहां अंधेरे में वह खड़ा था, ट्रेंच कोट वाला आदमी। लेकिन इस बार वह अलग दिख रहा था। उसका चेहरा उदास था, आंखों में दर्द था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ चला। मैं डर के मारे हिल नहीं सकी। वह एक कर्कश आवाज में बोला, जो हवा में गूंज उठा, मैं खो गया हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। उसकी आवाज में निराशा थी, एक ऐसी आत्मा की पीड़ा जो अनंत काल तक भटकने के लिए अभिशप्त थी। धीरे धीरे मैंने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। ये तुम हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने तस्वीर को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आई। हां, उसने फुसफुसाया, ये वही रात है जिस रात सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज एक दुखद बवंडर की तरह थी, जिसने स्टेशन के मौन को चीर दिया। मेरी सांसें थम गईं। मैं ट्रेन में सवार था, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मुझे याद नहीं क्या हुआ। अचानक अंधेरा, चीखें, फिर कुछ नहीं। उसने अपना सिर झुका लिया। ट्रेंच कोट की छाया उसके चेहरे को और गहरा कर दे रही थी। मैं भटकता रहा, उसने जारी रखा। हर रात ट्रेन का पीछा करता रहा, उम्मीद करता रहा कि मुझे याद आएगा, कि मुझे रास्ता मिल जाएगा। उसकी पीड़ा स्पष्ट थी, एक खोई हुई आत्मा की पीड़ा जो अनंत काल तक दुर्घटना की रात को दोहराती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे शांति कैसे दूं, लेकिन सहज रूप से मेरा हाथ जेब की ओर गया। मेरे पास 1942 की वह तस्वीर थी। मैंने उसे धीरे से आगे बढ़ाया। देखो, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी। यह तुम हो, दुर्घटना से पहले, जिंदगी। उसने तस्वीर ली और ध्यान से देखा। उसकी उदास आंखों में एक चमक लौट आई, मानो भूली हुई यादें जागृत हो रही हों। वह तस्वीर को अपनी छाती से लगाकर खड़ा रहा, एक क्षण के लिए शांत। फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुआं बनकर फैलने लगा, अंधेरे में घुल मिल गया। हवा में ठंडक छाई और एक उदास आह सुनाई दी। जब हवा शांत हुई तो स्टेशन में एक अजीब सी शांति छा गई थी, मानो कोई बोझ हट गया हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं था। केवल पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी, हवा में धीरे से घूम रही थी। मैंने उसे उठाया और ध्यान से देखा। तस्वीर अब खाली थी, मानो उस आदमी का अस्तित्व मिट गया हो। धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू हुआ। स्टेशन को सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। एक अजीब सी राहत मेरे ऊपर छा गई। शायद आखिरकार वह आदमी को शांति मिल गई थी। मैंने कॉर्नवेल हाइट्स छोड़ दिया, ये जानते हुए कि मैं शायद कभी भी उस रात या उस आदमी के बारे में बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक चीज़ तय थी, मैं अब ट्रेन का सफ़र करते समय उसे कभी नहीं भूलूंगी। खासकर रात में खिड़की के बाहर अंधेरे को देखते समय मुझे हमेशा यह आश्चर्य होता रहेगा कि कहीं दूर शायद कोई और भटकी हुई आत्मा ट्रेन का पीछा कर रही हो, अपने रास्ते की तलाश में। माइकल और गविन हमेशा अजीब सवाल पूछते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और दूसरी कक्षा से साथ थे। हालांकि वह हैलोवीन की रात थी और माइकल डरना नहीं चाहता था। गविन ने पूछा, माइकल, क्या तुम सोचते हो कि लोग मरने के बाद भूत बनकर वापस आते हैं? बिल्कुल नहीं, माइकल ने जवाब दिया। भूत असली नहीं होते हैं। वे दोनों गली में टहल रहे थे। गविन ने फिर पूछा, क्या आपको लगता है कि जो लोग प्यार करते हैं वे साथ में भूत बन जाते हैं? क्या तुम्हारा मतलब है शादीशुदा लोग या रिश्तेदार? माइकल ने जवाब दिया। अगर दोस्त साथ मर जाते हैं तो क्या इसका मतलब है कि वे हमेशा के लिए दोस्त बने रहेंगे? माइकल ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम बहुत अजीब सवाल पूछते हो। तुम सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। गविन ने हंसते हुए उसे डराने की कोशिश की। वे हंसते हुए अगली गली की ओर चल पड़े। वे दोनों उस साल 12 साल के हो गए थे और इस नतीजे पर पहुंचे कि छोटे बच्चे ही घर घर जाकर कैंडी मांगते हैं। हां, कैंडी अच्छी थी, लेकिन हर साल घर घर जाकर कुछ खास पाने की उम्मीद करना अब उन्हें बोर लगने लगा था। उन्होंने फैसला किया कि वे कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा रोमांचक और डरावना।
चमकता हुआ चांद रात को रोशन कर रहा था। रात का तापमान कम था और माइकल को खुशी हुई कि उसने अपनी हुडी पहन ली। आसपास के घरों की पोर्च लाइटों से उसकी परछाई पर पीली रोशनी पड़ रही थी। उनके सिर के ऊपर बिजली की तारों पर कुछ चमगादड़ उड़ रहे थे। गविन अपने बड़े भाई और उसके दोस्तों से सुनी कहानियों को सुनाने में कभी पीछे नहीं हटते थे। कहानियों में कुल्हाड़ी लेकर चलने वाले हत्यारे, हाथ में कुंडी लिए सीरियल किलर, उड़ने वाले राक्षस शामिल थे जो स्कूली बच्चों को उठाकर अपने गुप्त अड्डे ले जा सकते थे। जब वे घर घर जाकर कैंडी मांगने वाले बच्चों की भीड़ वाली सड़कों से निकले तो गविन ने उन्हें डराने के लिए भूत की कहानियां सुनाई। माइकल झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहता कि कहानियां उसे डर नहीं देती थीं, लेकिन वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को यह कभी नहीं बता सकता था। इसी तरह वे जैस्मिन गार्डन्स के लोहे के प्रवेश द्वार पर एक साथ खड़े हो गए। उनका स्थानीय कब्रिस्तान शहर की छोटी आबादी की तुलना में बहुत बड़ा था, लेकिन यह राज्य के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से भी एक था। यह देखने के लिए आदर्श स्थान था कि वे वास्तव में कितने बहादुर थे। यह वही जगह है जहां हाई स्कूल के सभी बच्चे घूमने आते हैं। वे कहते हैं कि यह जगह भूतों का साया है, गविन ने माइकल को बताया, धातु की सलाखों के माध्यम से अस्पष्ट कब्रिस्तान की ओर इशारा करते हुए। चलो माइकल, क्या तुम डरपोक हो? नहीं, मुझे मत बुलाओ। इसे साबित करो। गेट खोलो और चलते हैं। माइकल ने एक गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को कम किया। फिर उसने भारी दरवाजों को धक्का दिया। वे एक चक्रीक के साथ खुल गए और वे अंदर फिसल गए। जैस्मिन गार्डन्स पर घना कोहरा छा गया था। कब्र के पत्थर पुराने ओक के पेड़ों के धुंधले भूरे रंग के लटके हुए काई से ढके हुए धुंधले आकार थे। ओस की एक पतली परत घास को ढक रही थी। जैसे ही घने बादल पूरे चांद पर छाए, माइकल ने कंक्रीट के रास्ते से कदम हटाया, जिससे उनकी दृष्टि और भी कम हो गई। कोई घर नजर नहीं आ रहा था, कोई कार सड़क पर नहीं चल रही थी। यह सिर्फ मैं, गविन और कब्रिस्तान था। चलो, गविन ने कहा। मेरे भाई ने कहा कि सभी शांत बच्चे चट्टानों के पास घूमते हैं। क्या होगा अगर हम खो जाएं? क्या तुम डरे हुए हो? नहीं। उसका झूठा साहस वापस आ गया था। उसने प्रार्थना की कि गविन उसे कांपते हुए न देखे। वे मृतकों के बीच से निकल गए। वे जीवन थे जो जमीन में फंसे हुए थे, मानो वे आत्मा वाले भद्दे पौधे हों। मृतकों में से कुछ के पास सूखे हुए पुष्प पंजर बेकार पड़े थे। उन लोगों के लिए बीच बीच में संगमरमर की बेंचें बिखरी हुई थीं, जो आराम करने वालों के बीच आराम करना चाहते थे। कोहरा इतना अपारदर्शी हो गया था कि मृतकों के नाम देखने के लिए माइकल को कब्र के पत्थरों के पास जाना पड़ा। बेट्टी एडिसन 1902-1968, प्यारी माँ और दादी जोशुआ विलियम्स 1956-2004, जब तक हम फिर से न मिलें, फ्रैंकलिन फ्रैंकी जैक्सन 1933-2016। प्यार से याद किया जाता है। एक भयानक एहसास मुझ पर छा गया। क्या आपको लगता है कि लोग मरने के बाद भूत बनकर वापस आते हैं? गविन ने पूछा था। उसका दिमाग इस संभावना से दौड़ पड़ा कि यहां दफन सभी लोग किसी तरह उसे देख सकते हैं। वे उसके दिल की धड़कन की गति को तेज होते हुए सुन सकते थे। वे उसका डर सूंघ सकते थे। कई कब्रों पर शिलालेखों के जोड़े थे। पति पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर दफनाए गए। बच्चों को उनके माता पिता के बगल में दफनाया गया। गविन ने पूछा था। क्या आपको लगता है कि प्रियजन साथ में भूत बन जाते हैं? यह सवाल उसके दिमाग में घूम गया। क्या होगा अगर यह सच हो गया? क्या आप किसी की आत्मा से बंधे होते हैं जब आपका शरीर उनके बगल में हमेशा के लिए लेटा रहता है? फिर एक और परेशान करने वाला सवाल था। क्या भूत जीवितों को उनके साथ शामिल होने के लिए मना सकते हैं? अपने डर को कम करने के लिए माइकल ने तेजी से चलना शुरू किया। इधर आओ। बड़े ओक के पेड़ों में से एक को पार करने के बाद गविन ने कहा, यह इस ओर है। कब्रिस्तान के बीच में एक बड़ा सा उभार था। वह इसे पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के माध्यम से देख सकता था। ऊबड़ खाबड़ चट्टानें ऊंची और ऊंची होती गईं, जब तक कि छोटी ऊंचे उठते कोहरे में गायब नहीं हो गई। एक ठंडी हवा आई और बिना पत्तों वाली ओक की शाखाओं को एक भयानक नृत्य में भेज दिया। शाखाएं एक दूसरे के खिलाफ कर्कशता से बजती थीं, एक ऐसा धुन बजाती थीं जिसे जैस्मिन गार्डन्स के निवासी तब तक सुनेंगे जब तक कि पेड़ खुद मर नहीं जाता। एक तेज झटका आया।
क्या कोई टहनी गिर रही थी? क्या कोई कंक्रीट के रास्ते पर ठोकर खा रहा था? या कोई पुनर्जीवित शरीर अपनी कब्र से बाहर निकल रहा था और उसका हेडस्टोन पलट रहा था? माइकल की सांसें थम गईं। उसके पैर सीमेंट के ब्लॉकों में बदल गए। उसकी गर्दन के हर बाल खड़े हो गए। वह घूम गया और दूरी में झांका। वह क्या था? उसने फुसफुसाया। गविन ज्यादा परेशान नहीं लगता था। शायद एक पक्षी? रात में? किसको फर्क पड़ता है? चलो चट्टानों पर चलते हैं। मैं घबरा रहा हूं। चलो मेरे घर चलते हैं। हम एक डरावनी फिल्म देख सकते हैं। मैं तुम्हें चुनने दूंगा। गविन ने हमेशा की तरह अपनी आंखें घुमाईं और बड़बड़ाया। अब मुझ पर हार मत मानो माइकल। चट्टानें वही हैं। अगर बड़े बच्चे वहां जाते हैं तो यह मजेदार होना चाहिए। मुझे नहीं पता। कृपया? उसने सामान्य से अधिक ईमानदारी के साथ पूछा। आप कुछ अधिक परिपक्व, कुछ रोमांचक करना चाहते थे, है ना? गविन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वह पहला सहपाठी था जिसने मुझसे शहर में आने पर बात की थी, और जल्द ही हम इतने करीब हो गए कि हमारा अपना शपथ हाथ मिलाना भी था। यह एक वादे की तरह था, एक शारीरिक इशारा जो दूसरे को साबित करता था कि हम गंभीर थे। यह कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ हम दोनों ने साझा किया था। वह हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा था। इन वर्षों में उसने मुझे बास्केटबॉल शूट करना और साइकिल चलाना सिखाया था। गर्मियां, पूल पार्टियों, कैंपिंग ट्रिप, भले ही वे उसके पिछवाड़े में ही क्यों न हों, और आलसी शनिवार वीडियो गेम खेलने और यूट्यूब और टिकटॉक पर मजेदार क्लिप देखने में बीतती थीं। वही कारण था कि मेरा बचपन इतना मजेदार था। गविन वही था जिसने मुझे तब दिलासा दिया था जब मेरी मां बीमार हुई और 1 महीने अस्पताल में रही। वह वही था जिसके कंधे पर मैंने रोया था। उसके प्रोत्साहन के शब्द वही थे जिनका सहारा मैंने तब लिया था जब अवसाद शुरू हुआ था। क्या मैं वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त को अब निराश कर दूंगा? ठीक है, मैं चलता हूं। कसम खाओ। हमने अपनी छोटी उंगलियों को एक साथ जोड़ा, फिर अपने अंगूठे को एक साथ जोड़ा और अंत में मुट्ठी से टक्कर दी। कसम, मैंने उससे कहा। वह उत्साह में कूद पड़ा। बहुत बढ़िया, हम सबसे ऊपर चढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ इतना खड़ा नहीं है जितना यह है। मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऊपर से कूदते हैं और मल्च के बड़े ढेर में दूसरी तरफ उतरते हैं। मेरे पीछे आओ। कूदना गीली घास के ढेर में? यह खतरनाक लग रहा था, रोमांचकारी, मजेदार। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम हैलोवीन रात को करना चाहते थे। पहली चट्टान के निकट एक पिटा हुआ रास्ता मिला और हम तब तक उसका पीछा करते रहे जब तक हम दोनों जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर नहीं हो गए। इस ऊंचाई से भी हेडस्टोन अंधेरे और कोहरे से धुंधले थे। जब से गविन और मैं चालबाजों की उग्र भीड़ से निकले थे, तब से हवा काफी ठंडी हो गई थी और बादल अभी भी चांद को ढके हुए थे। धुंध में मैंने उबड़-खाबड़ चट्टानों के तेज किनारों के आसपास जाने की पूरी कोशिश की। मैंने एक शिलाखंड पर कदम रखने के लिए अपना पैर उठाया, तभी हमारे नीचे एक टहनी टूट गई। यह आवाज बहुत पास थी। वह क्या है? मैंने फुसफुसाया। मुझे नहीं मालूम, शायद हमें ऊपर जाते रहना चाहिए। फिर मैंने देखा, अंधेरे में एक आकृति हमारी ओर बढ़ रहा है, तेज। गविन, देखो। यह आकृति कब्रिस्तान में दशकों से रह रही हो ऐसे ही कब्रिस्तानों के चारों ओर घूमती थी। उसके हाथ में कुछ था। एक छड़ी? नहीं, कुछ और। एक चाकू? चलो यहां से निकलते हैं। गविन विस्मय में था। क्या वह भूत है? आइए, यह पता लगाने के लिए इंतजार न करें। आकृति चट्टान के आधार की ओर दौड़ रही थी, इसलिए हमारा एकमात्र विकल्प ऊपर था। धुंध के माध्यम से हम उजागर चट्टानों और तेज किनारों के आसपास संघर्ष करते रहे। मेरे जूते कठोर सतह पर जोर से बजते थे। मेरे फेफड़े परिश्रम से जल रहे थे। मेरे गाल आंसुओं से ठंडे थे। डर ने मुझे एक जीवित, सांस लेने वाले प्राणी की तरह खा लिया, जबकि निर्जीव, सांसहीन प्राणी हमें चोटी की ओर दौड़ा रहा था। चट्टान का शीर्ष चट्टान का एक चपाटा मंच था जो काई के पतले टुकड़ों से ढका हुआ था। हमारे चारों ओर कोहरे का समुद्र था। हमारे नजरिए से कोई रोशनी नहीं देखी जा सकती थी। किसी भी तरह का कोई स्मारक खुद को उन्मुख करने के लिए नहीं था। हम अकेले थे, कब्रिस्तान के मैदान से लगभग 35 या 40 फीट ऊपर फंसे हुए थे, जबकि एक भूत हमारी ओर दौड़ रहा था। मैं अब रो रहा था। दहशत जम चुकी थी। यह जगह वाकई भूतियां थी।
मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से जवाब के लिए विनती की। हम क्या करें, हम क्या करें? गविन ने बेफिक्री से चारों ओर देखा, फिर चट्टान के किनारे की ओर चल पड़ा। उसके सामने धुंधलेपन की दीवार थी। नहीं, मैंने विरोध किया। हम नहीं देख सकते कि नीचे क्या है। नीचे एक बड़ा सा गीली घास का ढेर है माइकल। और कोई उपाय क्या है? भूत आ रहा है। मैं उसकी आवाज में तनाव महसूस कर सकता था। वह भी उतना ही घबराया हुआ था जितना मैं। क्या होगा अगर मैं चूक गया? नहीं चूकोगे। मैंने गिरावट को नीचे एक झलक लिया और मेरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। फिर मैंने रास्ते की ओर वापस देखा, यह जानते हुए कि हत्यारे भूत निकट थे। गविन ने मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। गंभीर स्वर में गविन ने कहा, मेरे साथ रहो माइकल, तुम यह कर सकते हो। क्या वहां एक नरम लैंडिंग है? क्या तुम कसम खाते हो? उसने अपना हाथ बाहर निकाला। हमने अपनी छोटी उंगलियों को एक साथ जोड़ा, फिर अपने अंगूठे को एक साथ जोड़ा और अंत में मुट्ठी से टक्कर दी। कसम, उसने कहा। मेरे जूतों के पैर का अंगूठा चट्टानी किनारे से आगे निकला हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे कानों में दहशत की झंकार गूंज रही थी। मेरे शरीर के हर तंतु ने मुझे रुकने, इंतजार करने, न करने के लिए कहा। लेकिन मेरे पास और क्या विकल्प था? आंखें मूंद कर मैंने गहरी सांस ली और कूद गया। हवा मेरे चेहरे से टकराई। नीचे की गहराई डरावनी थी। एक पल के लिए समय रुक गया, फिर गीली घास का ढेर मुझे अपनी भारी बाहों में समा लेने के लिए ऊपर उठा। कूदना भयानक था, लेकिन लैंडिंग अपेक्षा से कहीं ज्यादा नरम थी। मैं हाँफते हुए लेटा रहा, गीली घास की मीठी गंध को सूंघते हुए। कुछ ही सेकंड बाद गविन भी मेरे ऊपर उतर आया। उसकी लैंडिंग उतनी ही हल्की नहीं थी, लेकिन वह भी ठीक लग रहा था। हम दोनों घास पर लेटे रहे, तेजी से सांस ले रहे थे और कब्रिस्तान के शीर्ष पर होने वाली हलचल की आवाज सुन रहे थे। हमने ऊपर नहीं देखा, डर था कि भूत हमें देख लेगा। कुछ ही देर में आवाजें फीकी पड़ गईं। गविन ने धीरे से फुसफुसाया, क्या वह चला गया? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरी आवाज अभी भी फंसी हुई थी। कुछ देर मौन रहा, फिर गविन उठा और धूल झाड़ने लगा। हमें वापस जाना होगा, उसने कहा। मैं उठना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि जमीन मुझे निगल ले। वापस? वहां से? रात में? अकेले? अकेले नहीं, साथ में। वह सही था, हम अकेले नहीं थे। लेकिन क्या वास्तव में यह बेहतर था? हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए। हम दोनों घबराए हुए थे, लेकिन कम से कम हम साथ थे। हवा में अभी भी सन्नाटा था। हमने धीरे से अपने सिर उठाए और चट्टानों के ऊपर झांका। दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घना कोहरा था। गविन ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो चलते हैं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे पैरों में अभी भी थरथराहट थी, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। हम वापसी का रास्ता ढूंढते हुए धीरे धीरे चट्टानों के किनारे किनारे चलने लगे। हर आहट, हर सरसराहट हमें चौंका देती थी। काफी देर चलने के बाद कुछ परिचित आकार धुंध के बीच दिखाई देने लगे। वे हेडस्टोन थे। राहत की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। हम वापस कब्रिस्तान के बीच में आ गए थे। हमने जल्द से जल्द निकलने का फैसला किया। जितनी जल्दी हम गेट तक पहुंचेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम चुपचाप कब्रों के बीच से निकलते रहे, हर कदम पर पीछे मुड़कर देखते रहे। अचानक गविन रुक गया। उसने मेरी ओर इशारा किया। कुछ दूरी पर एक आकृति एक पेड़ के पीछे से निकली। यह लंबा और दुबला था और इसके हाथ में कुछ चमक रहा था। मेरा दिल फिर से दहलने लगा। क्या वह भूत वापस आ गया था? गविन ने धीरे से कहा, शायद कोई बेघर आदमी है। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली। भूत से बेहतर तो था। हमने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन पहले से ज्यादा सतर्क होकर। हर आवाज, हर सरसराहट हमें चौंका देती थी। फिर दूर से हमें लोहे के गेट की झलक मिली। देखो, गविन फुसफुसाया, खुशी से नाचता हुआ। हम जितनी तेजी से चल सकते थे उतनी तेजी से भागे। गेट के पास पहुंचकर हमने उसे जोर से धक्का दिया और बाहर सड़क पर निकल आए। हम सड़क पर खड़े रहे, हाँफते हुए और कांपते हुए। हमने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ हंसने लगे। वह एक डरावनी हंसी थी, राहत और खुशी से भरी हुई। हम जिंदा थे, हम सुरक्षित थे। हमने कब्रिस्तान से जान बचाई थी। उस रात के बाद हमने कभी भी हैलोवीन पर किसी कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं की। शायद भूत असली नहीं होते थे, लेकिन उस रात का अनुभव इतना भयानक था कि हम फिर कभी ऐसा रोमांच नहीं चाहते थे।
हमने वही पुरानी परंपरा जारी रखी, घर घर जाकर कैंडी मांगना। लेकिन अब ये थोड़ा बचकाना नहीं लगता था, ये सुरक्षित और मजेदार लगता था।